बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। के जो बिहेवियर है इसको कंट्रोल करने में हमारी बॉडी के अंदर दो कंट्रोल सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारे बिहेवियर को क्या हमारा नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है या फिर नहीं। तो हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में ये सारी बातें। पहले अगर आप यहाँ पे देखें लाइन, तो इसमें लिखा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बिहेवियर। यानी हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में हमारे नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं। यानी इस सिस्टम के अंदर हार्मोन्स के थ्रू बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ रब्ता कर रही होती है। तो इसमें यानी हमारे बिहेवियर को दोनों ही हमारे अंदर जो सिस्टम है, यानी कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, दूसरी नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल नर्वस सिस्टम। तो मतलब दोनों ही सिस्टम जो हैं ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे ये करते हैं काम। सबसे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को रिसीव कर रहे हैं। मेरी आवाज़ एक इंफॉर्मेशन है और आपके कान जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। आपके कान सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि मेरी आवाज़ को रिसीव कर रहे हैं, और फिर जो आपके कान है वो मेरी आवाज़ को आपके, यानी मेरी आवाज़ एक इंफॉर्मेशन है अब, और आपके कान सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि मेरी आवाज़ को जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और आपका ब्रेन जो है मेरी आवाज़ को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब आपका ब्रेन सोचेगा कि ये जो आवाज़ है ये किसकी है और इस आवाज़ में क्या कहा जा रहा है और आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, यानी इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद जो है इसी तरीके से आपकी जो आईज हैं, इस वक्त आपके सामने ये स्क्रीन चल रही है, आपकी जो आई स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन है और आपकी आईज क्या कर रही है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि आप इस स्क्रीन को, इस स्क्रीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपकी आईज उसको रिसीव कर रही हैं, और फिर आपकी आईज इसी इंफॉर्मेशन को, इस तस्वीर को आपके ब्रेन तक भेजती हैं। आपका ब्रेन जो है ये लिखी हुई चीज़ें भी प्रोसेस करता है, देखता है कि ये चीज़ें क्या क्या है। लिहाजा जो है, और फिर जो है आपका ब्रेन जब चीज़ों को प्रोसेस करेगा फिर जो है वो कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेगा। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्स शो करेगा बॉडी के किसी भी ऑर्गन के थ्रू। तो इसमें देखें रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स के, हमारे जो नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम है ये सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन मोस्टली ब्रेन ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ब्रेन एंड ग्लैंड इनिशिएट रिस्पॉन्स बाय मोटर। अब जो है ब्रेन जो है या जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगे, ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस यानी जांच पड़ताल के बाद अब कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो रिस्पॉन्स जो शो किया जाता है, स्टूडेंट्स याद रखें, दो तरह की न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी वो हैं जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को अफेक्टर्स तक लेके आती हैं, यानी रिस्पॉन्स शो करने के लिए। उसके बाद दे में रिस्पॉन्ड बाय चेंजिंग इंटर। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के अंदर नहीं चेंज करते, कोई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर ही शो हो जाता है। यानी हम रिस्पॉन्स अमूमन तो ये होता है ना कि रिस्पॉन्स हम जब शो करते हैं तो हम बोलते हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं या हम हरकत करते हैं, ये रिस्पॉन्स है। बाज़ दफ़ा कुछ रिस्पॉन्स ऐसा होता है जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ही रिस्पॉन्स शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुरी खबर सुन लेते हैं, तो वो जो बुरी खबर जब कोई भी हम सुनते हैं तो हमारा ब्रेन, सबसे पहले हम हमारे कान उस आवाज़ को सुनेंगे, फिर कान जो है वो ब्रेन तक पैगाम भेजेंगे, ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करेगा, फिर ब्रेन जो है, आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं बुरी खबर सुनकर, लेकिन आपका दिल तेज़ी से धड़कना स्टार्ट कर देता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। देखिए इसमें ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स शो किया, इंटरनल ऑर्गन ही जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो बाज़ दफ़ा रिस्पॉन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू भी हो सकता है। इसी तरीके से नर्वस, अगर हम दोनों के रिस्पॉन्सेज का मुआजना करें, कंपैरिजन करें, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्स करता है चीज़ों को, तो नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज या जो रद्द अमल होते हैं वो रैपिड होते हैं, फास्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर क्योंकि न्यूरॉन्स शामिल होती हैं, न्यूरॉन्स से मैसेज बड़ी तेज़ी के साथ जाता है ब्रेन तक।
तो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है। मोर स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि वो आम रिस्पॉन्स नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो ज़रा स्लोअर होता है। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स निकलने होते हैं, हार्मोन्स ने ब्लड के अंदर आना होता है, ब्लड ने आराम आराम से हार्मोन्स को जो वो लेके जाना होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो स्लोअर है देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से स्लोअर है। जनरल का मतलब आम ही है, इसके अंदर इतनी बाकायदा इंफॉर्मेशन होती है, बट एज कम्पेयर टू ब्रेन इसके अंदर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद जो है मजीद अगर बात करें नर्वस सिस्टम ही को, यहाँ पर अब दो सिस्टम हमने अभी डिस्कस किए हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। इस वक्त हम डिटेल देखने लगे हैं नर्वस सिस्टम की, देन हम फर्दर एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल बाद में डिस्कस करते हैं। पहले नर्वस सिस्टम की डिटेल देखते हैं। नर्वस सिस्टम एक्ट एज स्टिमुलस फिल्टर। अब यहाँ पे जो ये बात कही गई है कि नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलस फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। देखें मिसाल के तौर पर जो है आप इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज रिसीव हो रही है, आपका ब्रेन इस आवाज को रिसीव कर रहा है, मेरी आवाज आपके लिए स्टिमुलस है। अब आप अपने कमरे के अंदर अगर आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी आवाजें पैदा हो रही हैं, मतलब आपका ब्रेन उन आवाजों को भी रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और इसके अलावा आप चीजों को देख भी रहे हैं, तो वो जो आप चीजों को देख रहे हैं वो भी तो इंफॉर्मेशन है। यानी कई तरह के स्टिमुलस जो हैं एक एट अ टाइम बहुत ज्यादा स्टिमुलस के हमारे ब्रेन तक जा रहे होते हैं। तो अब हमारे ब्रेन को इतने ज्यादा स्टिमुलस मिल रहे हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उन तमाम स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ब्रेन ने देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस कौन सा है जिसका रिस्पॉन्स शो करना जरूरी है। तो ब्रेन क्या करेगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे कह ले जरूरी जो रिस्पॉन्स होगा वो शो कर देगा। बकाया जो अनइम्पोर्टेंट स्टिमुलाई होंगे या इररेलेवेंट जो स्टिमुलाई होंगे वो उनको रद्द कर देगा, वो उनको सेंसरी आर्गन ही कहेंगे ये जरूरी नहीं है, लिहाजा इनको छोड़ दें। जैसे आपके पास हो सकता है बहुत सारी आवाज़ें आ रही हों, लेकिन आप जो हैं इस वक्त सिर्फ मेरी आवाज़ पर आपके ब्रेन ने कंसंट्रेट किया है, बकाया आवाज़ों को आपका ब्रेन जो है वो रद्द कर रहा है। कई तरह के स्टिमुलस आ रहे हैं, लेकिन इसलिए हम कहते हैं नर्वस सिस्टम क्या है, स्टिमुलस बहुत ज़्यादा रिसीव करता है और उन स्टिमुलस में से जो इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होता है उसको फिल्टर करके उसी का रिस्पॉन्स शो करता है, बकाया का रिस्पॉन्स शो नहीं करता। तो नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फिल्टर, रिसीव मैनी स्टिमुलाई एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई एट अ टाइम नर्वस सिस्टम रिसीव कर रहा होता है, लेकिन सबको रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता। सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड ये आते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं, बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आईज, एयर्स, स्किन, हमारे हार्ट रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, ये सारे के सारे हमारे स्किन के अंदर भी हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स है, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक्स इररेलेवेंट एंड अनइम्पोर्टेंट स्टिमुलाई। जब तमाम स्टिमुलस या स्टिमुलाई ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो ब्रेन जो है उनको प्रोसेस करेगा, उनको फिल्टर करेगा। जो इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई होंगे उनको रिस्पॉन्स करेगा, जो अनइम्पोर्टेंट और इररेलेवेंट स्टिमुलाई होंगे उनको वो ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन इन नर्वस सिस्टम, ये हम बात कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि उसने इंफॉर्मेशन को, जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको छांटी करके लाया था, बकाया जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। अमूमन हम काम की चीज़ें याद रखते हैं, हम जो जरूरी चीज़ें नहीं होती उन्हें अमूमन याद नहीं रखते। देन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, देखें ना, मिसाल ये देता हूँ कि आप बाजार के अंदर जाते हैं, तो आप बाजार के अंदर जब जाते हैं आप पता नहीं कितने हजारों चेहरे आप देखते हैं, आप हजारों चेहरों को देखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको इंसान मिल जाता है, आपको भी इंसान सलाम तो आपसे कर लेता है या फिर आपको बताता है कि मैं फलां हूँ फलां, आप उसका चेहरा याद कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ब्रेन ने क्या कि इतने ज़्यादा वो इमेज देखे हैं, लेकिन उसमें से किसी खास इमेज को फिल्टर कर लिया है और उसको स्टोर कर लिया, बकाया में जिसको जो है वक्ती तौर पर ज़हन में होंगे बाद में डिलीट कर दी जाती है। देन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो, ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है किसी भी स्टिमुलस के लिए बाकायदा। इसके बाद जो है यहाँ पर मिसाल दी गई है, अभी मैंने मिसाल जो आपको दी है उसके अंदर मैंने बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि ब्रेन एट अ टाइम बहुत सारे स्टिमुलाई को रिसीव करता है, बट रिस्पॉन्स जो है इंपॉर्टेंट स्टिमुलस को रिस्पॉन्स जो है ना वो शो किया जाता है। अब इसी मिसाल को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उसकी मिसाल है फीडिंग बिहेवियर इन ब्लो फ्लाइज। अब आपके सामने एक फ्लाई आपको नजर आ रही है, मक्खी की ये एक किस्म है जिसको ब्लो फ्लाई कहते हैं।
ये अमूमन शुगर को जो है ना, ये मक्खी अमूमन शुगर वगैरह पसंद करती है, शुगर जहाँ पर भी हो, शुगर सोल्यूशन हो, ये वहाँ उस शुगर सोल्यूशन को जो है वो इंजेस्ट करती है बॉडी के अंदर। अब ये जो फ्लाई है, फ्लाई की जो जो लेग्स हैं, इसकी अगर ये जो अपेंडिजेस हैं जो एज अ लेग्स काम कर रहे हैं, इनकी जो अपेंडिजेस हैं, जो कि लिम्स या जो अपेंडिजेस हैं, इनके जो टिप्स होती हैं, जो किनारे होते हैं इनकी टांगों के, इनके किनारों पर जो है खास किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी टांगों के जो एंड वाले किनारे होते हैं वहां पर खास किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और वो रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ किसको डिटेक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं शुगर को। अब ये फ्लाई जो है, यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम के अंदर फ्लाई उड़ रही है, फिर जो है फ्लाई नीचे जमीन पर, ये अमूमन जमीन पर चल रही होती है फ्लाई। ये जब जमीन पर चल रही होती है, तो जब ये जमीन पर चल रही है तब ये मूव कर रही होगी फॉरवर्ड। जब ये मूव करती है तो इसकी जो टांगे हैं, वो टांगे नीचे सबस्ट्रेट का मतलब है जमीन के साथ इसकी टांगे टच होती रहती हैं। जब ये जमीन पर चल रही होती है तो इसकी टांगे जब जमीन के साथ टच होती हैं, तो जमीन पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जमीन पर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इसकी मतलब बहुत सारी चीजें क्या करेंगी, बहुत सारे स्टिमुलस इसके ब्रेन तक जाएंगे। जिस जिस चीज को ये टच करेगी वो स्टिमुलस इसके ब्रेन तक जा रहा होगा। तो लेकिन इसका ब्रेन जो है किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, क्योंकि तमाम चीजें तो जरूरी नहीं है। अब जैसे ही इसकी टांगे जो है शुगर के मॉलिक्यूल को टच हो जाती हैं, इसका ब्रेन जो है फौरन से जो है रिस्पॉन्ड कर देता है। मतलब बहुत सारे स्टिमुलस ब्रेन तक गए हैं, लेकिन ब्रेन ने उसमें से सिर्फ और सिर्फ शुगर वाले स्टिमुलस, जैसे इसकी टांग शुगर के मॉलिक्यूल को टच होती है, इसका ब्रेन फौरन से जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। यानी ब्रेन ने फिल्टर किया है कई रिस्पॉन्सेज में से किसी एक स्टिमुलस को, सॉरी कई स्टिमुलाई में से किसी एक स्टिमुलस को ब्रेन ने फिल्टर कर लिया। और वो फिल्टर किसको किया है कि शुगर का मॉलिक्यूल जो कि इसकी फूड है वो इसकी टांग के साथ रिसेप्टर्स के साथ टच हुई है। अब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन ने प्रोसेस किया, और ब्रेन उसी इंफॉर्मेशन को है फौरन, उसी इंफॉर्मेशन को फौरन से रिस्पॉन्स शो करेगा। ब्रेन ऑर्डर देगा, इसके बॉडी के अंदर एक इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोबोसिस। ब्रेन इसके प्रोबोसिस को ऑर्डर देता है, और इसकी जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस इसके माउथ के आगे जो सिरिंज सी है वो प्रोबोसिस है। अब ये क्या करेगा, अपनी प्रोबोसिस को या उस सिरिंज को जो है माउथ से बाहर निकालेगी, और बाहर निकाल के वो जो शुगर का मॉलिक्यूल जो इसके टच हो रहा था पाँव के साथ, वो शुगर के मॉलिक्यूल पर जो है प्रोबोसिस को लगाएगी, और शुगर के मॉलिक्यूल्स को जो है ना वहाँ पे उस शुगर सोल्यूशन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, अब उसको ये इंजेस्ट करना बॉडी के अंदर स्टार्ट कर देगी। अब जैसे जैसे ये शुगर के मॉलिक्यूल को पीती रहेगी या खाती रहेगी, तो वो जो शुगर का मॉलिक्यूल है इसकी बॉडी के अंदर इसकी फूड जाती जाएगी। अब जब इसकी फूड इसकी बॉडी के अंदर जाती है, तो इसकी जो एसोफेगस है, क्योंकि फूड ने एसोफेगस ही होकर गुजरना है, तो इसकी जो ओरल कैविटी है, जो या जो इसकी एसोफेगस है, फूड वहां से गुजर कर जा रही होगी। अब जैसे जैसे फूड इसकी बॉडी के अंदर जाती जाएगी, इसकी ब्रेन तक इसके ब्रेन तक मैसेज जाता जाएगा कि अब जो है आपने काफी ज्यादा खा पी लिया, यानी शुगर के काफी ज्यादा इंजेस्ट कर लिया। जैसे ही यानी ये फूड काफी खा लेती है, यानी इसकी बॉडी के अंदर फूड जमा होना स्टार्ट हो जाती है, ये फूड खा लेती है, वैसे ही इसके अंदर जो है इसकी गट या जो इसकी ओरल कैविटी है वो फौरन ब्रेन को मैसेज भेजती है कि जो फूड है वो काफी ज्यादा खा ली गई है। तो इसका ब्रेन अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, और इस प्रोबोसिस को जो है ना वो कह लें कि आर्डर भेजेगा, और प्रोबोसिस जो है अपनी प्रोबोसिस जो है ये दोबारा अपने माउथ के अंदर खींच लेगी, और प्रोबोसिस को अपनी फूड से हटा लेगी, और ये और जो फ्लाई है ये फ्लाई कर जाएगी। तो इस तरीके से देखें, इसके अंदर जो हमने पढ़ा कि ये जो ब्लो फ्लाई है, ये ब्लो फ्लाई बहुत सारे स्टिमुलाई को इसके ब्रेन तक आते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो काम का स्टिमुलस है उसी को फिल्टर करती है, और फिर रिस्पॉन्स शो करके अपनी फूड को खाती है। ये कुछ लाइंस आपकी बुक के अंदर दी हुई है, आपने इसको रीड करना है। उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम का एक और जो है यहाँ पे हम रोल देखते हैं बिहेवियर के अंदर, क्या नर्वस सिस्टम और भी रोल प्ले कर रहा है या नहीं। इसमें एक और एग्जांपल है कंट्रोल ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इन रेसस मंकी। रेसस मंकी जो है ये बंदरों की एक खास किस्म है जो अमूमन हमें एक मरीज के अंदर चले जाए हमें जो बंदर देखने को मिलते हैं, ये उसकी किस्म है रेसस मंकी जो है। अग्रेसिव बिहेवियर का मतलब होता है गुस्से वाला बिहेवियर। यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि अमूमन बंदर जो है जब बंदर जो चार पाँच या सात जो मंकीज होते हैं इनका एक ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा मंकी जरूर होता है जो गुस्से वाला ज्यादा होता है। अमूमन आप फ्रेंड्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, 4-5 फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप है उसमें कोई ना कोई जरूर ऐसा फ्रेंड होता है जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है।
और फिर वो गुस्सा शो भी करता है। इसी तरह जो मंकी होते हैं, मंकी के अंदर 5-7 मंकी का एक ग्रुप होता है, उनमें से कोई एक ना एक मंकी ऐसा जरूर होता है उसे गुस्सा आता है, वो फिर अपना गुस्सा शो करता है। इसमें देखें एक डायग्राम में गुस्सा दिखाया भी गया है। अब वो अग्रेशन शो करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब साइंटिस्ट ने देखना ये था क्या अग्रेशन, गुस्सा जो है, गुस्सा एक बिहेवियर है, अग्रेशन बिहेवियर है, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करने में क्या नर्वस सिस्टम का कोई रोल प्ले करता है या फिर नहीं करता। इसके लिए साइंटिस्ट ने तजर्बा किया। तजर्बा ये था कि साइंटिस्ट ने जो है ना लेबोरेटरी के अंदर कुछ 5 से 7 मंकी जो है वो उन्होंने पाल लिए। उनमें से एक मंकी गुस्से वाला था। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो गुस्से वाला जो अग्रेशन मंकी, वो मंकी जो अग्रेशन शो करता था, उसके ब्रेन का थोड़ा सा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके उसके ब्रेन के अंदर जो है एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड, लोहे का छोटा सा रॉड जो करंट से चलता है, इलेक्ट्रोड फिट कर दिया। अब उसके बाद जो है जैसे ही उस मंकी को गुस्सा आता तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो एक बटन के साथ कनेक्ट कर दिया था उन्होंने, लीवर के साथ कनेक्ट कर दिया था लेबोरेटरी के अंदर। अब जैसे ही गुस्सा आता वो लीवर को प्रेस करते और इलेक्ट्रोड में से करंट निकलती और करंट जो है वो इसके ब्रेन के उस पार्ट में जाती जहाँ जिस पार्ट से गुस्सा कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे इस मंकी को गुस्सा आता वो लीवर प्रेस करते और लीवर प्रेस करने से जो है ना इस मंकी का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने जो है जो दूसरे मंकी थे उसके ग्रुप के दोस्त जो थे उनको सिखा दिया कि जब भी इस मंकी को गुस्सा आए तो आपने ये लीवर प्रेस कर देना। तो मंकी क्या करते थे, उस मंकी को जैसे ही गुस्सा आना स्टार्ट होता वो लीवर प्रेस करते और इस मंकी का जो अग्रेशन है वो दूर हो जाता है। तो इससे पता ये चला कि नर्वस सिस्टम जो है वो अग्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा नर्वस सिस्टम भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। इसके बाद जो है अगला जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है वो रोल प्ले करता है या फिर नहीं। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आपने एफएससी पार्ट 2 के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं वो शामिल होते हैं। याद रखें कभी भी एंडोक्राइन सिस्टम अकेला काम नहीं करता, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम हो सकता है कि एंडोक्राइन सिस्टम के बगैर कुछ काम कर लेता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ज्यादातर नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो को रिलेट करके काम कर रहा होता है। इंटर रिलेटेड मतलब दोनों मिले होते हैं। आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के अंदर आपने एक पार्ट पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर रीजन है। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के नीचे ये वाक़या होता है। तो हाइपोथैलेमस के साथ ही एक ग्लैंड अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है और जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का जो क्या लिखे वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो जिस चीज के जरिए कम्युनिकेट करता है दूसरे पार्ट्स के साथ वो है थ्रू हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जो ग्लैंड के अंदर सेल्स होते हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और एक दूसरे पार्ट्स के साथ रब्ता कर रहे होते हैं। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम क्लोजली इंटर रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। मैनी रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स और ब्रेन। कहते हैं हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म की न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। कुछ खास किस्म की न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। उन न्यूरॉन्स की सरफेस पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही बॉडी से कोई हार्मोन आता है या किसी भी ग्लैंड से कोई हार्मोन आता है तो हमारी ब्रेन या हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो उस हार्मोन को रिसीव करती हैं और उस हार्मोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस किया जाता है। ब्रेन कम्युनिकेट विद एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू न्यूरॉन। जब ब्रेन ने एंडोक्राइन सिस्टम के साथ रब्ता करना होता है तो ब्रेन के पास स्पेशल किस्म की न्यूरॉन्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कंटेक्ट करवाती हैं ब्रेन का। नॉर्मली जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो नॉर्मल न्यूरॉन्स होती हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ रब्ता करने वाली नहीं होती। वो न्यूरॉन्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ब्रेन का कंटेक्ट करवाती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम की एग्जांपल क्या है, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स मौजूद हैं। जैसे ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड दिखाए गए हैं,
पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड भी बॉडी के अंदर है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर मौजूद है, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ओवरी फीमेल के अंदर ग्लैंड मौजूद है, टेस्टिस ग्लैंड जो है मेल के अंदर मौजूद है। अब ये तमाम के तमाम जो ग्लैंड हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और थ्रू हार्मोन्स के जरिए जो है हमारा बिहेवियर भी कंट्रोल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर हार्मोन्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब हार्मोन्स हमें हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं या हार्मोन्स का हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट है, इसके दो इफेक्ट हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट। स्टूडेंट्स, वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल का पहले अगर आप 5 लेटर देखें तो ऑर्गन बन जाता है, यानी ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब यहाँ पर ऑर्गन के ऊपर जो इफेक्ट होता है। दूसरा एक्टिवेशनल इफेक्ट, यानी एक्टिवेशन, ये हम देखते हैं दोनों को क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की एग्जांपल हम देखने लगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करती हैं, ये हम पढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है हार्मोन्स की, ये एग्जांपल जो यहाँ पर दी गई है वो एग्जांपल जो दी गई है वो अमूमन डेवलपमेंट के दौरान की एग्जांपल दी गई है। अक्कर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट की, यानी हार्मोन्स ऑर्गन्स पर जो इफेक्ट डालते हैं, ये इफेक्ट आपको अमूमन कब देखने को मिलता है, जब कोई भी एनिमल जो है वो बन रहा होता है, यानी उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है अपनी फीमेल मदर की बॉडी के अंदर। तो इम्पोर्टेंट ये जो ऑर्गन्स, हार्मोन्स का ऑर्गन के ऊपर जो असर होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस हवाले से? सेक्स डिफरेंशिएशन की वजह से। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो वो हार्मोन्स की वजह से वो ऑर्गेनिज्म या तो मेल बन जाता है या वो हार्मोन्स की वजह से ऑर्गेनिज्म फीमेल बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ऑर्गन जो है वो ओवरी बन जाए तो वो फीमेल है, और किसी के अंदर अगर ऑर्गन टेस्टिस बन जाए तो वो क्या मेल है। हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। These effects detect presence of, कौन से इफेक्ट? हार्मोन्स के जो ऑर्गन पर इफेक्ट होते हैं। These effects detects presence of hormones and critical time period। देखिए हार्मोन्स जो हैं ये ऑर्गन्स पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये खास टाइम के लिए एक्ट करते हैं। हम देखते हैं कैसे। These effects influence developmental pathway for specific brain region, also influence developing gonadal tissues। gonadal tissues become female or male। देखें जब भी किसी फीमेल बॉडी के अंदर, जब भी किसी फीमेल बॉडी के अंदर कोई मेल बन रहा होता है, यानी कि कोई फीमेल मदर है, किसी भी एनिमल की मिसाल हो सकती है, कोई भी फीमेल मदर है, अब उसके अंदर जो बेबी बन रहा है अगर वो मेल है तो अमूमन जो है वो अगर मेल है तो जब वो गेस्टेशन, यानी गेस्टेशन बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड, अब वो जब गेस्टेशन पीरियड के कह लें कि वो सेंटर में पहुंचते हैं, मिडिल में। फॉर एग्जांपल किसी अगर ऑर्गेनिज्म का गेस्टेशन पीरियड 4 मंथ के अंदर जो है वो उसका गेस्टेशन पीरियड है, जैसे हम बात करें इंसान का तो इंसान का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ होता है। तो गेस्टेशन पीरियड के मिडिल में, मिडिल मतलब 4 मंथ है, तो उसके दूसरे मंथ में जाकर जो है फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगी। देखें क्रिटिकल टाइम पीरियड क्या है। क्रिटिकल टाइम पीरियड इज मिडल ऑफ गेस्टेशन इन मेल मैमल एम्ब्रियोस। यानी मेल मैमल एम्ब्रियो का मतलब क्या है, कोई फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर मेल डेवलप हो रहा है, तो हम उस मेल के एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, मेल मैमल एम्ब्रियो। तो इन क्रिटिकल टाइम का मतलब क्या है, मिडल ऑफ द गेस्टेशन पीरियड टेस्टिस प्रोड्यूस टू मच टेस्टोस्टेरोन। यानी वो जो अगर मेल है तो मेल में क्या होगा, मैं अगर इसकी एग्जांपल इंसान ही की एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो अगर किसी फीमेल की बॉडी के अंदर बेबी प्रोड्यूस हो रहा है और वो बेबी कह लें जस्ट से कि वो मेल है, तो गेस्टेशन पीरियड का मिडल क्या होगा, वो जो मेल है यानी प्रेगनेंसी का तकरीबन चौथा या 5वां जो मंथ होता है, चौथे या 5वें मंथ के दौरान क्या होता है कि जो मेल, वो जो एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद है, मेल एम्ब्रियो के टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस मेल एम्ब्रियोस के अंदर मौजूद हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाता है ब्रेन तक। वो जब ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन के कुछ खास रीजन्स को वो डेवलप करता है, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट वो बेहतर अंदाज में, ब्रेन की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन।
इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं वो उन पर भी जाता है और उन पर जाकर बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उन पर जाकर एक्ट करता है और वो टिश्यूज बाकायदा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं और देन वो जो बच्चा है वो बच्चा प्रॉपरली मेल बन जाता है। ठीक है, वो बच्चा प्रॉपरली जो है मेल बनेगा। अगर तो देखें यहाँ पर हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज मिसाल ये देता हूँ कि अगर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम है, टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हुए हैं, तो अगर टेस्टोस्टेरोन उस बच्चे के अंदर कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन अब कम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है ही एब्सेंट। तो अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ना हो तो वही एम्ब्रियो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, फीमेल के अंदर वो एम्ब्रियो चेंज हो जाएगा, उसके जो टेस्टिस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो फीमेल एम्ब्रियो के अंदर चेंज होगा। या फिर अगर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा पैदा होता है तो टेस्टोस्टेरोन जब थोड़ा पैदा होगा तो वो जो बच्चा है वो प्रॉपरली मेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसके अंदर मेल के कैरेक्टर्स आने थे। अब वो बच्चा जो है वो मस्कुलिनाइज यानी फीमेल की तरह दिखेगा, ना वो प्रॉपर फीमेल होगा ना वो प्रॉपर मेल होगा। यहाँ पर हम अगली लाइन देखते हैं, एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो डेवलप इन एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फीमेल एम्ब्रियो कैसे बनता है, टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस की मौजूदगी में। सो एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस फीमेल कैरेक्टर। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं पैदा होता यानी मिडल ऑफ गेस्टेशन, जब प्रेगनेंसी पीरियड के मिडल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फीमेल में चेंज होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो वो मेल में। अगर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा तो वो फीमेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जीन्स टर्न्स ऑन द टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली हार्मोन है स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और हार्मोन प्रोटीन, मोस्टली हार्मोन हमारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और प्रोटीन को बनाने में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है, और प्रोटीन को बनाने में रोल होता है जीन्स का। तो अगर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, और अगर जीन्स एक्टिवेट नहीं होते ऑफ ही रहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके बाद जो है अब है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट की एक और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। टेस्टोस्टेरोन में कम फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मिसाल ये देता हूँ कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो किसी फीमेल की बॉडी के अंदर जो बेबी है वो गर्ल है, बेबी गर्ल है, ठीक है, वो फीमेल ही प्रोड्यूस हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि बेबी गर्ल के अंदर, हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेबी गर्ल के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस होना नहीं है, इसीलिए वो फीमेल बनती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ फीमेल जो हैं वो जब ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं डॉक्टर से तो ऐसी मेडिसिन गलती से खा लेती हैं या कोई ऐसा इंजेक्शन गलती से लगवा लेती हैं जिस इंजेक्शन के अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट थी। अब वो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन जाकर वो फीमेल की वो जो फीमेल एम्ब्रियो है, टेस्टोस्टेरोन उस फीमेल एम्ब्रियो पर जाकर एक्ट करेगा, और वो फीमेल एम्ब्रियो जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, मेल में। प्रॉपर मेल नहीं बनेगा लेकिन वो मेल लाइक कैरेक्टर्स उसमें अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अमूमन ऐसे जो है वो स्टिल बर्थ हो जाती है, पैदाइश से पहले ही डेथ हो जाती है, या फिर अगर वो सर्वाइव कर भी जाते हैं बच्चे तो वो मेल की तरह के उनके कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है कैटल ट्विन्स। एक तो ह्यूमन की एग्जांपल हमने दी है। मस्कुलिनाइजेशन का मतलब होता है कि यानी मेल है तो वो फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आ जाए, वो फीमेल है तो मेल जैसे कैरेक्टर आ जाना। एक और एग्जांपल है कैटल ट्विन्स की एग्जांपल दी गई है। अमूमन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो कैटल कोई कौ है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कौ के हाँ जो है दो बच्चे उसके जो है ना वो कह लें कि बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। नॉर्मली अगर उसके बॉडी के अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट रहे तो जब पैदाइश होगी तो एक नॉर्मल बच्चा मेल पैदा होगा, मेल कैटल पैदा होगा, और दूसरा जो है फीमेल कैटल पैदा होगा। ये तो था नॉर्मल। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मेल कैटल जो होता है, मेल कैटल हमने अभी अभी पढ़ा है कि कुछ चीज़ मेल क्यों बनती है, क्योंकि टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन बॉडी पर एक्ट करता है, वो चीज़ मेल में बदल जाती है। और फीमेल क्यों बनती है कुछ चीज़, क्योंकि फीमेल इसलिए बनती है क्योंकि जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता, लिहाजा टेस्टोस्टेरोन की गैर मौजूदगी में कुछ चीज़ फीमेल बन जाती है। अब होता क्या है कि जो कैटल है, कैटल के अंदर मेल भी और फीमेल भी है। अब मेल तो हमने पढ़ लिया, मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन पैदा अगर वो मेल में चेंज हो जाएगा वो जो कैटल है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मेल में से टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन हैं वो निकल कर वो पास आउट हो जाते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं किसी वजह से गलती से, और वो चले जाते हैं फीमेल एम्ब्रियो के पास,
जिसने फीमेल बनना था। अब वो जब टेस्टोस्टेरोन फीमेल एम्ब्रियो के पास जाते हैं, कैटल के पास, तो फीमेल एम्ब्रियो प्रॉपर फीमेल नहीं बनेगी, लिहाजा जो है अब उसमें मेल लाइक करेक्टर्स, जब वो पैदा होगी तो उसमें मेल लाइक करेक्टर्स होंगे, वो प्रॉपर फीमेल नहीं होगी। तो ऐसा जो फीमेल एम्ब्रियो है या ऐसा जो फीमेल कैटल है जब पैदा होगा, जो कि प्रॉपर ना मेल है ना ही वो फीमेल है, ऐसे कैटल को नाम देते हैं फ्री मार्टन या स्टीराइल हाइफर। और स्टीराइल हाइफर का मतलब क्या, ऑफस्प्रिंग ऑफ काउ। तो इसमें हमने ये देखा है कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिवेशनल इफेक्ट्स के अंदर जो है, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स के अंदर ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोड्यूस रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, के अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ जाता है तो हमें जो है हमारे अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखकर भी हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आप पर कोई हाथ उठा देता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, आप पर किसी ने हाथ उठाया है, तो आप फौरन से जो है आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, आपके ब्लड की स्पीड तेज हो जाएगी, आपके जो है ना आप पे एनर्जी ज्यादा आ जाएगी और आप में इतनी एनर्जी होगी कि आपका दिल करेगा इसे थप्पड़ हम दोबारा लगाएं। तो ये देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलस ने आपके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए, हार्मोन्स को कम ज्यादा कर दिया। तो ऐसे इफेक्ट्स को बोलते हैं एक्टिवेशनल इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल